नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आशु पांडे। एमजीसीआई संस्थान की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। नीट और जेईई के छात्रों की तैयारी के लिए हम छात्रों की सहायता करते हैं। जिन छात्रों को भी कंसेप्ट समझने में, टॉपिक समझने में दिक्कत आती है, हम उनके लिए लेकर आए हैं एमजीसीआई की तरफ से फाइटर 2.0 सीरीज। इस बैच में हम YouTube पर लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, जिसके माध्यम से सभी नीट के छात्र, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे जो छात्र हैं, चाहे वो 11th क्लास में हों, 12th क्लास में हों या फिर ड्रॉपर्स हों, वो नीट के लिए स्वयं को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब ये लेक्चर सीरीज हम अलग अलग फैकल्टीज, अलग अलग टॉपिक्स के लेक्चर रिकॉर्ड करके आपके माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचा पाएंगे। इन लेक्चर्स को आप आसानी से देख सकते हैं एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल पर। फाइटर बैच 2.0 के नाम से ये उपलब्ध रहेंगे। मैं डॉक्टर आशु पांडे बॉटनी के सभी टॉपिक्स का हिंदी मीडियम में रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। हिंदी मीडियम के छात्रों को यदि कोई समस्या होती है तो आप YouTube चैनल के माध्यम से हमारे संपर्क में आकर के उन समस्याओं को समझने के लिए, डाउट क्लियर करने के लिए आप हमारे चैनल की मदद ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि सभी छात्र नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और जो भी डाउट व समस्याएं आ रही है उन्हें वो क्लियर करते जाएंगे। और यदि हमारी मदद आपको अच्छी लगती है, हमारे तरफ से किया गया यह प्रयास आपको अच्छा लगता है और हमारे पढ़ाए गए टॉपिक्स आपको समझ में आए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम बॉटनी का शुभारंभ आज की पहली कक्षा में करेंगे। ठीक है, बॉटनी सब्जेक्ट हम जिस तरह से जानते हैं, समझते हैं, बॉटनी नीट में दो क्लासेस में बॉटनी का पूरा सिलेबस डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिससे कि नीट में प्रश्न पूछे जाते हैं। 11th क्लास और 12th क्लास, 11th एंड 12th क्लास। कुछ चैप्टर्स नीट के 11th क्लास में हैं, कुछ चैप्टर्स नीट के 12th क्लास के सिलेबस में, बायो की बुक में मिलते हैं। हम जानते हैं कि नीट में एनसीईआरटी बुक से ही हमें तैयारी करनी है, एनसीईआरटी को ही महत्व दिया जाना है और एनसीईआरटी के बेसिस पे ही तैयारी होनी है। पर बहुत से छात्रों को एनसीईआरटी की भाषा समझने में तकलीफ आती है, उन्हें कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो हम यहाँ पर हर एक चैप्टर में एक एक लाइन, एक एक वर्ड को समझा सकें, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा कि छात्रों को एक एक लाइन, एक एक वर्ड समझ में आए, जिससे कि उनके कंसेप्ट क्लियर हो और वो प्रश्नों को हल कर सकें। विविध स्रोतों से प्रश्न आप हल कर सकें, ऐसा कंसेप्ट क्लियरेंस हम हमारी तरफ से प्रयास करेंगे कि सभी छात्रों को प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो 11th और 12th क्लास में जो भी चैप्टर्स हैं, हम उन्हें कुछ भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे बेसिक एनाटॉमी हो गई, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आकारिकी संरचना हो गई, या फिर क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट है। कुछ यूनिट हैं बॉटनी के, कुछ यूनिट हैं जूलॉजी के। लेकिन सबसे पहला प्राथमिक चैप्टर जो 3 हैं, वो आपके लिए हैं सेल, यानी कि कोशिका, जीवन की इकाई। कोशिका यानी कि जीवन की इकाई। कोशिका के बारे में पढ़ना सबसे पहले आवश्यक होता है बॉटनी के स्टार्टिंग में। यदि हम कोशिका को अच्छे से पढ़ते हैं तो कोशिका से जुड़े हुए बाकी जो टॉपिक्स हैं वो समझ में आने लगते हैं। हम जानते हैं कि बायोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? जीवों का अध्ययन, जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी कहलाता है। जीव किससे बने हैं? जीव हम जानते हैं कि सभी जीव कोशिकाओं तथा कोशिका के उत्पादों से बने हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो सबसे पहले सेल का अध्ययन करना सबसे प्राथमिक कार्य होना चाहिए नीट के छात्रों के हिसाब से। तो सबसे पहले कोशिका चैप्टर के बारे में हम लेक्चर लेंगे। उसके बाद
कोशिका का विभाजन कैसे होता है, कोशिका चक्र क्या होता है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में हम बात करेंगे। यानी कि कोशिका चक्र तथा कोशिका विभाजन। अब ये दोनों चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। नीट में हर वर्ष इस चैप्टर से कम 2 अथवा 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो आता ही आता है, एक प्रश्न ना आए ऐसा कभी नहीं हुआ। तो 2 से 3 प्रश्न नीट में पूछे जाते हैं। 2 से 3 प्रश्न मतलब ये हो गए 8 से 12 नंबर नीट में। एक प्रश्न 4 नंबर का, यानी 2 प्रश्न 8 नंबर के और 3 प्रश्न 12 नंबर के। 12 नंबर के प्रश्न हो सकता है इस चैप्टर में से पूछे जाएं, नहीं तो 8 या 4 नंबर के तो पूछे ही जाते हैं। दूसरा, कोशिका चक्र तथा कोशिका विभाजन से नीट में कम से कम एक प्रश्न आता है, कभी कभी 2 भी आ जाते हैं। तो 1 से 2 प्रश्नों का यहाँ पर हिसाब रहेगा। अच्छा, हम समझते हैं कि 11th क्लास के साथ साथ 12th क्लास के बच्चे भी जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो 12th क्लास के चैप्टर्स को पढ़ें। तो हम बेसिक रूप से आधार में यह 2 चैप्टर 11th क्लास के पढ़ाते हैं। उसके बाद में 12th क्लास का सिलेबस हम स्टार्ट करेंगे। तो 12th क्लास के सिलेबस में सबसे पहला जो चैप्टर है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये चैप्टर बताया जाएगा। और इसके बाद क्रम में जो भी 12th क्लास के चैप्टर आएंगे वो चैप्टर्स कवर किए जाएंगे, ताकि यहाँ पर 11th क्लास के बच्चों को भी मदद मिल सके, 12th क्लास के बच्चों का सिलेबस कंप्लीशन हो सके, और नीट के ड्रॉपर्स को तो सारे चैप्टर्स पढ़ना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ये 2 चैप्टर ऊपर के 11वीं कक्षा के हुए। इसके बाद के चैप्टर क्रमशः 12th क्लास के होते जाएंगे। जब 12th क्लास का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब हम आगे बढ़ेंगे और 11th क्लास के बाकी चैप्टर्स जो छूट गए हैं उन्हें कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि इस तरह से 11th, 12th तथा ड्रॉपर तीनों कक्षा के बच्चों को नीट के लिए तैयार किया जा सके। तो आज का हमारा पहला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। कौन सा है? कोशिका जीवन की इकाई, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। 11th क्लास में इकाई 3 में हम पढ़ते हैं कोशिका की संरचना एवं कार्य, यूनिट 3 है। तो हम जानते हैं कि इस यूनिट में 3 प्रमुख चैप्टर हैं, 3 चैप्टर हैं। पहला है कोशिका की संरचना एवं कार्य, दूसरा है जैव अणु, और तीसरा है कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। तो हमारा पहला चैप्टर आज हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि कोशिका की संरचना एवं कार्य के बारे में बताया जाएगा। अच्छा साथियों, अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह आती है कि हम कोशिका की स्टडी क्यों करते हैं, कोशिका का अध्ययन क्यों किया जाता है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, बायोलॉजी का डेफिनेशन क्या है, जीव विज्ञान की परिभाषा क्या है, तो बेसिक डेफिनेशन है जीवों का अध्ययन। जीवों में किस किस चीज का अध्ययन? तो जीवों के जीवन काल का अध्ययन, जीवन काल में किए गए कार्यों का अध्ययन, जीवन काल में हुए विकास का अध्ययन, जीवन काल में किए गए प्रजनन का अध्ययन, सारे कारिकी तत्वों का अध्ययन जैसे कि पाचन, श्वसन इत्यादि। इन सब चीजों का अध्ययन करना ही जीव का अध्ययन कहलाया, और इन सभी चीजों को हम एक साथ सम्मिलित रूप से कहते हैं कि यह है जीव विज्ञान। अब जीव जिसके बने हैं, क्या उन्हें पढ़े बगैर हम जीव विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं? तो नहीं। तो सबसे पहले कोशिका की अवधारणा समझी जाती है कि कोशिका क्या है, क्यों है, किस लिए है। तो आइए समझते हैं। विज्ञान की जो तरक्की हम आज देख रहे हैं, वह तरक्की कुछ 300 से 400 सालों पहले शुरू हुई।
कुछ लोग थे जो कि उत्सुक थे, उत्साहित थे, उनके अंदर जिज्ञासा थी। उन जिज्ञासु लोगों ने यह प्रयास किया कि हम पता लगाएं जीव आखिर बने किसके बने हैं जीव। तो जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको कि एक छोटा सा बच्चा है या एक बड़ा सा पेड़ है या एक चौपाया जानवर है। तीनों ही जीवित जीव हैं, ठीक है। तीनों में जीवन है, ठीक है। अच्छा, हमारे आसपास में आप देखेंगे कि जैसे टेबल होती है, ये टेबल है, टेबल, या फिर एक कुर्सी कह लीजिए, तो ये कुर्सी है। ये कैसे हैं? निर्जीव हैं और इनमें जीवन नहीं है। तो सजीव और निर्जीव, हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं, हम उन्हें इन दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, सजीव तथा निर्जीव। जैसे मैं ये पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये जो कपड़े मेरे शरीर पर हैं, ये माइक जो है, ये सब क्या है? निर्जीव है। परंतु मैं जीवित हूँ। आसपास में कोई पौधा है जो कि बढ़ रहा है, वो जीवित है। आसपास में कोई जानवर है, वो बढ़ रहा है, वो जीवित है। आसपास में जो भी चीजें वृद्धि कर रही हैं, अपना प्रजनन करने में सक्षम है, फूल लग रहा है, फल बन रहा है, तो जब तक वो पेड़ पर है तब तक वो जीवित है। अब जीवित को ही आप कहते हैं सजीव। तो दो कैटेगरी की चीजें हो गई आपके आसपास में, पहला सजीव तथा निर्जीव। तो अब निर्जीव चीजों को तो हम छोड़ दें, सजीवों का अध्ययन, सजीवों का अध्ययन क्या कहलाना चाहिए? तो बोले कि जीव का विज्ञान। सजीवों का अध्ययन क्या कहलाना चाहिए? जीव विज्ञान, अर्थात बायोलॉजी। बायोलॉजी, बायोलॉजी में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पे अपने अपने अध्ययनों के बारे में बताया दुनिया को, जिससे जीव विज्ञान के नींव की स्थापना हुई। पहले अगर हम पहले चले, जब मानव सभ्यता ने अपना विकास शुरू किया, तो हमें पता है कि कृषि की शुरुआत हुई। आग जलाया लोगों ने, पहले आग की आविष्कार हुआ, फिर उसके बाद पहिए का आविष्कार हुआ, फिर उसके बाद लोगों ने कृषि सीखी कि हाँ, बीज डालो तो पौधे उग जाते हैं। उन पौधों में वापस फल या बीज लगे तो वो हम खा सकते हैं। पहले शिकार करके खाते थे, फिर कृषि करके खाने लग गए। फिर कृषि करते करते समझ में आया कि जहां पर पानी का स्रोत अच्छा हो, वहां कृषि कर सकते हैं लंबे समय तक। तो वहां पर बसाहटें शुरू हुई। इस तरह से प्रथम मानव सभ्यता का विकास हुआ। चलो भाई, विकास करते करते लोगों ने लड़ना सीख लिया, हथियार बनाना सीख लिया, रसायन शास्त्र सीखा, जीव विज्ञान सीखा, भौतिक शास्त्र सीखा। अब इस तरह से जब चीजें उन्होंने सीख ली, तो सीखने के बाद क्या हुआ कि उन्हें समझ में आया कि हमें जीवों को भी समझना जरूरी है। क्यों जरूरी है? कुछ जीव हमारे लिए जरूरी हैं, जैसे हमारे पालतू जानवर, डॉग्स वगैरह, और जिनका हमने डोमेस्टिकेशन किया है, जैसे कि गाय, भैंस, बैल इत्यादि। ये हमारे कृषि में भी काम आते थे, घोड़े इत्यादि ट्रांसपोर्ट में काम आते थे, और डॉग्स हमारी सुरक्षा करते थे। कुछ से हमें डर लगता था, कुछ से हमें काम पड़ता था। तो इस प्रकार से जीव जगत को जानने की जिज्ञासा मानवों में बढ़ी, कभी स्वार्थ की वजह से और कभी डर के कारण। इसमें भी तो स्वार्थ है, डर से सुरक्षा करनी है। यदि किसी जानवर के बारे में पता ही ना हो, तो हम उससे अपने आप को बचाएं या नहीं बचाएं, ये कैसे समझ में आएगा? चलो, बचाना एक नेचुरल इंस्टिंक्ट हो सकता है। कई प्रकार के जानवर हैं जो कि आकार में बड़े किंतु पालतू होते हैं, उन्हें हमने काम में ले लिया, जैसे हाथी, ठीक है।
तो इस तरह से धीरे धीरे जीवों तथा पौधों के बारे में, प्राणियों तथा पौधों के बारे में जानने की उत्सुकता लोगों में बढ़ने लगी। अब आप एक पौधे को देखेंगे तो उसमें सबसे बाहर ये जो हिस्सा मैंने दिखाया, इस हिस्से में आपको क्या क्या दिखाई देगा? तो आप कहेंगे कि सर हमें यहाँ पे ढेर सारी पत्तियां दिखाई देंगी। पत्तियों के अलावा क्या दिखाई देगा? तो बोले कि फूल दिखाई दे सकते हैं, फल दिखाई दे सकते हैं, ब्रांच दिखाई दे सकती हैं, हो सकता है कोई इस पे जीव रहता हो वो दिखाई दे सकता है। ठीक है, ये भाग क्या कहलाता है? तो सर इस भाग को हम तना कहेंगे। ये भाग क्या कहलाता है? तो इसे हम जड़ कहेंगे। ठीक है, अब ये पौधे के अलग अलग अंग हो गए। कौन कौन से अंग हो गए? यदि आप नाम लिखना चाहें तो पत्तियां, जड़, तना, शाखाएं, पुष्प, फल, बीज, कुछ में कांटे हों तो कांटे। इस तरह से आप पौधे के अलग अलग भागों को डिफाइन कर सकते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि हाँ, किसी व्यक्ति के अलग अलग शरीर के अंगों के बारे में बताइए या अपने शरीर के विभिन्न अंगों के बारे में बताइए, तो जब आप मुझे देखते हैं या और किसी को देखते हैं तो आपको उसके विभिन्न अंग दिखाई पड़ते हैं। क्या दिखाई पड़ते हैं? तो विभिन्न अंग दिखाई पड़ते हैं। कौन कौन से अंग हो सकते हैं? जैसे आंख, नाक, सर, गला, पीठ इत्यादि, हाथ, पैर इत्यादि। तो ये अलग अलग अंग दिखाई देते हैं। तो हमने ये समझा कि पौधों में भी विभिन्न प्रकार के अंग हैं, उसी तरह से पादपों जंतुओं में भी, प्राणियों में भी विभिन्न प्रकार के अंग हैं। ठीक है, अब किसी को जिज्ञासा हुई होगी कि भाई ये जो अंग हैं ये किससे बने हैं, इनको देखा जाए। तो सबसे पहले इस तरह की कोशिश करने वालों में से एक वैज्ञानिक का नाम हमें पढ़ना होता है। वो वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने कॉर्क, कॉर्क हम सभी समझते हैं, कॉर्क से क्रिकेट की गेंद बनती है। कोल्ड ड्रिंक की बोतल के ढक्कन में आप देखेंगे तो एक सॉफ्ट गद्देदार पार्ट होता है, वो कॉर्क निर्मित होता है। कुछ ड्रिंक्स की बोतल्स के अंदर कॉर्क की कवरिंग होती है। बैडमिंटन का भी कॉर्क होता है। तो वो सब क्या है? कॉर्क है। कॉर्क एक प्रकार का पादप उत्पाद है। हमें ये कॉर्क प्राप्त होता है क्वेर्कस स्यूबर नाम के पौधे की छाल से। पादप का नाम क्या है? क्वेर्कस सुबर। अब इस पौधे से हमें क्या प्राप्त होता है? कॉर्क प्राप्त होता है। तो रॉबर्ट हुक साहब नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने कॉर्क का अध्ययन किया और उसमें कुछ इस प्रकार की कोष्ठनुमा संरचनाएं देखी। दूर से देखने पर ये दिखाई नहीं दे रहे थे, परंतु एक हल्के सूक्ष्मदर्शी की मदद से, माइक्रोस्कोप की मदद से इन्होंने देखा तो इस प्रकार के खंड दिखाई दे रहे थे, इस प्रकार के कोष्ठ दिखाई दे रहे थे। किस में दिखाई दे रहे थे? तो कॉर्क में इस प्रकार के कोष्ठ दिखाई दे रहे थे। इन्होंने इन एक एक कोष्ठक का क्या नाम दिया? तो उन्होंने इस कंपार्टमेंट का, कोष्ठ का नाम दिया सेल्यूली। सेल्यूली। अच्छा, ये कॉर्क जो है ये एक प्रकार से मृत भाग होता है पादप का। तो इन कोष्ठकों को नाम उन्होंने दिया सेल्यूली, जो कि बाद में कहलाए सेल, जो कि बाद में आगे चल करके कहलाए सेल। सेल को हिंदी में कहा जाता है कोशिका। ठीक है, यहां तक की बात हो गई। ये घटना कब हुई? तो ये घटना हुई लगभग सन 1665 में।
किन्होंने देखा? रॉबर्ट हुक ने देखा। क्या देखा? कॉर्क का अध्ययन किया और उसमें अवलोकित किया, ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे कुछ छोटे छोटे भागों से बना है वो कॉर्क, और उन छोटे छोटे खंडों को उन्होंने नाम दिया सेल्यूली, जिसको कि हम आज कहते हैं सेल। यहाँ पे बहुत सारे सेल हैं। इस तरह से देखा जाए तो बहुत सारे कंपार्टमेंट हैं। तो जैसे आप ट्रेन में चढ़ते हो, ट्रेन में आपने देखा हो कि अलग अलग डिब्बों में अलग अलग कंपार्टमेंट है। अगर ट्रेन को पूरा यूनिट माने तो उसमें डिब्बे हैं। ट्रेन में क्या है? बॉगी है, डिब्बा है, और हर एक बॉगी में कुछ भाग विभाजित किए हुए हैं जिन्हें आप कहते हो कंपार्टमेंट। ठीक है, उस कंपार्टमेंट में बैठने की जगह भी विभाजित की हुई है जिसे आप अपनी सीट कहते हो। ठीक है, इसी प्रकार से कॉर्क के अध्ययन में उन्होंने क्या देखा कि यह पूरा कॉर्क कुछ छोटे छोटे हिस्सों से मिलके बना है, और उन छोटे छोटे हिस्सों को उन्होंने नाम दिया सेल्यूली, जिसे कि बाद में आगे चल करके कहा गया सेल। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि बहुत सारे सेल हैं। इसी तरह से जीवों का और अध्ययन होता चला गया। सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप एक बहुत अच्छा उपकरण साबित हुआ जीव विज्ञान के अध्ययन के लिए, बायोलॉजी के अध्ययन के लिए। सूक्ष्मदर्शी वो उपकरण होता है जिसकी मदद से आप छोटे अर्थात सूक्ष्म चीजों को बड़ा करके आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा करके आसानी से देखने का फायदा क्या होगा कि जिन छोटे चीजों को आप नग्न आंखों से नहीं देख पा रहे, उनको आप और डिटेल में स्टडी कर पाएंगे क्योंकि आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजी की कहानी थोड़ी आगे बढ़ी, चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या देखने में मिला कि अलग अलग प्रकार के जीवों का लोगों ने अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। किसी ने गंदे पानी में देखा, किसी ने पौधों को देखा, किसी ने जानवरों की कोशिकाएं देखी, किसी ने रक्त का अध्ययन किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, लेकिन सबका नाम हमें नहीं पढ़ना होता। हमें उन कुछ खास लोगों का नाम पढ़ना होता है जो कि महत्वपूर्ण काम करके गए। तो इसी प्रकार से एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था एंटोन वॉन लीवेनहॉक। एंटोन वॉन लीवेनहॉक, इस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया। एंटोन वॉन लीवेनहॉक सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं का अध्ययन इन्होंने किया। जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया। अब जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया, इससे क्या तात्पर्य आता है? पहली चीज तो हमें कोशिका की अवधारणा समझनी है कि कोशिकाएं क्या है। तो कोशिका की अवधारणा तो रॉबर्ट हुक साहब बना गए थे कि कॉर्क जिन छोटे छोटे भागों से, इकाइयों से मिलकर बना है, उन्हें कहा जाएगा कोशिका। अब इसको आप समझिए कि जैसे घर का निर्माण होता है, घर बनाया जाता है, तो एक एक करके ईंट जोड़े जाते हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ 20-50 ईंटों की एक कड़ी खड़ी की लंबी लाइन बनाई जाती है। यदि उनके ऊपर और ईंट वैसे ही रखते चले जाएं तो थोड़े समय में हम देखेंगे कि दीवार बन रही है। तो दीवार किसकी बनी है? ईंटों से बनी है। तो दीवार की इकाई क्या हुई? ईंट। अच्छा ठीक है, इस प्रकार से आप दीवार बनाते चले जाइए, अलग अलग जगह पर दीवार बनाते जाइए डिजाइन में, तो आप पाएंगे कि आपने विभाजन किया
और कमरे बने। तो कमरे किससे बने? कमरों को भी बनाने के पीछे हाथ किसका है? ईंटों का है। जिस तरह से कमरे बनते जाएंगे और फिर आप ऊपर छत बना लेंगे, पूरा घर बन जाएगा। अब इस घर की इकाई किसे कहेंगे? सबसे छोटा हिस्सा उस घर का क्या हो सकता है? तो आपको समझ में आएगा कि वो ईंट है। एक एक ईंट जोड़ करके आपने हजारों ईंटों से अपना घर तैयार किया। क्या ये बात अगर समझते हैं आप, तो हम इसको सीधे सीधे तरीके से रिलेट कर सकते हैं। जिस प्रकार से ईंटों से घर बनता है, तो ईंटों को क्या कहा गया? उस घर की इकाई। उसी प्रकार से एक जीव कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसलिए कोशिका को जीवन की इकाई या जीवों की इकाई कहा जाएगा। समझ में आई बात? तो देखिए, ईंटों से मिलकर क्या बनता है? ईंटों से मिलकर घर बनता है। तो ईंट क्या हो गए? घर की इकाई। घर की इकाई, ठीक है। उसी तरह से कोशिकाएं क्या हो गई? कोशिकाएं हो गई जीवों की इकाई। जीवों की इकाई। मतलब क्या हुआ इसका? कि यदि एक जीव की संरचना है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, तो उसकी पूरी संरचना किससे मिलकर बनी है? तो हम कहेंगे कोशिकाओं से मिलकर बनी है। एक मानव का शरीर लगभग 200 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है। अगर मैं बात करूं कि एक पेड़ किससे बना है, तो आप कहेंगे कि ढेर सारी पत्तियों से बना है। ठीक है, पत्तियों से बना है। अब पत्तियां किससे बनी है अगर मैं पूछूं, तो उसमें जवाब आता है कि पत्तियां कोशिकाओं से बनी है। किससे बनी है? कोशिकाओं से बनी है। ठीक है। अब पेड़ में दूसरा भाग आप कोई सा भी ले लीजिए, सपोज कीजिए कि फल ले लेते हैं। फल किससे बने हैं? तो फल के अलग अलग भाग हो सकते हैं, उसमें छिलका है, उसमें गूदा है, उसमें बीज है, उसमें भ्रूण है। अब ये सभी का जब आप माइक्रोस्कोप में अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि ये भी कोशिकाओं से बनी है। किससे बनी है? कोशिकाओं से निर्मित है। ठीक है। यदि एक मनुष्य का अध्ययन किया जाए तो मनुष्य किस चीज से बना है? तो मनुष्य में विभिन्न अंग हैं। जब इन विभिन्न प्रकार के अंगों का अध्ययन किया गया, तो विभिन्न अंग भी किससे बने हुए निकले? कोशिकाओं से। कोशिकाओं से निर्मित। विभिन्न अंग भी किससे निर्मित थे? तो कोशिकाओं से निर्मित थे। अच्छा, मनुष्य में लगभग 200 प्रकार से भी अधिक, या 200 प्रकार की कह सकते हैं, लगभग 200 प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। कोशिका इतनी छोटी होती है कि हम उसे सूक्ष्म आंखों से नहीं देख सकते। ये बात कब पता चली? जब रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार कॉर्क का अध्ययन किया, तो कहा कि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजों से मिलकर कॉर्क बना है, और वो छोटी चीजें हमें सूक्ष्मदर्शी में दिखाई देती हैं। आगे चल करके रॉबर्ट हुक के बाद जो साइंटिस्ट आए, एंटोन वॉन लीवेनहॉक, इन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद किनका अध्ययन किया? तो इनके अध्ययनों में खास बात थी कि जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया। जीवित कोशिकाओं का अध्ययन। सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं के अध्ययन, हो सकता है किसी और ने किया हो, लेकिन जिसने सबसे पहली बार इस चीज को लिखा, लिख करके दुनिया को बताया या बताया दुनिया को, हम उसको पहला मानते हैं।
तो इस क्रम में एंटोन वॉन लीवेनहॉक नाम के जो महान वैज्ञानिक थे, इन्होंने सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया। तो अध्ययन में उन्होंने क्या देखा कि जीवित कोशिकाओं के नमूने देखे, माइक्रोस्कोप के नीचे लाते और उनका अध्ययन करने लगते। जो सैंपल उनको समझ में आता उसका वो सैंपल का अध्ययन करने लगते। जैसे आमतौर पे मिल जाता है रक्त, किसी जानवर का रक्त ले लिया, कभी इंसान का रक्त ले लिया, किसी चोटिल व्यक्ति से या इत्यादि रक्त मिल जाता है। गंदे पानी का सैंपल ले लिया, साफ पानी का सैंपल ले लिया, यानी पानी का सैंपल ले लिया, ठीक है। मल मूत्र जो भी सैंपल उन्हें मिल सकता था वो लेते थे और स्टडी करते थे। ये सब जीवित कोशिकाओं का अध्ययन करते थे। तो माइक्रोस्कोप में उन्हें दिखाई दिया कि कोशिकाएं अकेली भी हैं और झुंड में भी हैं, ठीक है, समूह में भी हैं। तो इस प्रकार से हमें समझ में आया कि जीव भी दो प्रकार के हो सकते हैं। अगर कोशिकाओं की संख्या एक है तो उन जीवों को कहा जाएगा एक कोशिकीय जीव। अगर कोशिकाओं की संख्या एक से अधिक है, 2, 3, 4, हजारों, लाखों, करोड़ों, तो उन्हें कहा जाएगा बहुकोशिकीय जीव। तो कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीव दो प्रकार के हो। आइए हम इसे लिखते हैं। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीव दो प्रकार के हुए। कौन कौन से प्रकार? पहला हम लिखेंगे एक कोशिकीय। यदि जीव कितने कोशिकाओं से बना है? एक कोशिका से बना जीव एक कोशिकीय कहलाएगा। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिसेल्यूलर। अच्छा, जिन बच्चों को नोट्स भी बनाने हैं वो मेरी बात से सुनते हुए वीडियो को बीच में रोक करके भी लिख सकते हैं ताकि वो पीछे न रहें, ठीक है। यदि छूट जाता है, वैसे तो सब जरूरी चीजें मैं यहाँ आपको लिख के दूंगा, परंतु यदि बीच में कुछ छूट जाए तो आप वीडियो रोक करके बाद में इसे बना सकते हैं। दूसरे प्रकार के जीव होंगे बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेल्यूलर। अच्छा, अब बताइए कि आपको क्या लगता है कि एक पेड़, बड़ा सा बरगद का पेड़ कितनी कोशिकाओं का बना होगा? तो इसमें आप गिनती तो नहीं कर पाएंगे, एक अंदाजा दे सकते हैं कि अरबों खरबों कोशिकाओं का बना होगा। अरबों कोशिकाओं का, अरब में संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ के बाद 100 करोड़ यानी अरब। अरबों खरबों में, छोटे से पौधे में भी अरबों कोशिकाएं हो सकती है। एक मानव, हमारा शरीर कितनी कोशिकाओं से निर्मित हो सकता है? तो हमारा शरीर भी अरबों कोशिकाओं, अरबों खरबों कोशिकाओं से बना हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब यदि हम छोटे छोटे जीवों की बात करें जो एक कोशिकीय हैं, तो क्या आप उन्हें देख पाएंगे नग्न आंखों से? नहीं, वो माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी में दिखाई देंगे। जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे कि लाल रुधिर कोशिकाएं, जीवाणु कोशिकाएं या लाल रुधिर कोशिकाएं, ये आपको कहाँ दिखाई देंगी? तो ये आपको दिखाई देंगी माइक्रोस्कोप से देखने पर। आपको जैसे कहीं कट लग जाता है तो बहुत सारा थोड़ा सा खून निकलता है, यदि एक खून की बूंद में देखें तो उसमें कई हजार लाल रक्त कोशिकाएं मिल सकती, लाल रुधिर कोशिकाएं मिल सकती हैं, ठीक है। तो कोशिकाओं का आकार इतना छोटा होता है। अच्छा, तो बैक्टीरिया, लाल रुधिर कोशिका, फंगस इत्यादि क्या है? एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण हैं। उदाहरण बहुकोशिकीय जीवों के उदाहरण, हमारे आसपास जो भी जीव हम देख सकते हैं, जितने भी प्रकार के जानवर हम देख सकते हैं और पौधे देख सकते हैं,
वो सब किसके उदाहरण हो गए? बहुकोशिकीय। अच्छा, यदि आप अब इस तरफ चर्चा करें कि कौन कौन से जीव जगत में कौन कौन से जगत हैं जो कि एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय की गणना में आते हैं, तो हम उस बारे में बात करें तो हमें पता है कि जितने भी प्रकार के जीव धरती पर हैं उन्हें 5 जगतों में बांटा गया है। 5 जगत कौन कौन से हैं? तो हम कहेंगे कि 5 जगत हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, इसके अलावा प्लांटी, पादप किंगडम, कवक जगत यानी कि फंजाई, और एनिमेलिया यानी कि प्राणी जगत या जंतु जगत। तो ये दो किंगडम मोनेरा तथा प्रोटिस्टा, इनमें एक कोशिकीय जीव पाए गए रखे गए हैं, तो इनको क्या कहा जाएगा? एक कोशिकीय। जितने भी जीव इन दोनों जगतों में आते हैं, कौन कौन से जगत? मोनेरा तथा प्रोटिस्टा, इन्हें एक कोशिकीय माना गया है, एक कोशिकीय की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि ये एक ही कोशिका के जीव होते हैं। अच्छा, अब यहां पर बात आ जाती है कि क्या एक कोशिका अपना जीवन जीने में सक्षम है? ठीक है, इस पे चर्चा करते हैं, आइए। तो कोशिका को या किसी भी जीव को हम अपनी बात करते हैं, हमें जीवन जीने के लिए क्या क्या चाहिए? हमें जीवन जीने के लिए क्या क्या चाहिए? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? बेसिक चीजें, रोटी, कपड़ा, मकान। चलो ठीक है, मान लिया कि आपकी बेसिक जरूरतें क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। ठीक है, अब यदि आप किसी जानवर की बात करें, जैसे गाय, भैंस, बैल, कुत्ता इत्यादि, उनकी बेसिक जरूरत क्या है? उन्हें जंगल में रहने दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। बिल्डिंग के छांव में रहने में कोई दिक्कत नहीं। कपड़े की जरूरत नहीं। बेसिक जरूरत क्या है? रोटी। ठीक है, मतलब भोजन। ठीक है, अच्छा, और कुछ देखें भोजन के अलावा क्या चाहिए इन्हें? तो बोले कि सांस लेने के लिए हवा सबसे जरूरी है, पीने के लिए पानी जरूरी है। तो भोजन के बाद हम कह सकते हैं श्वसन एक जरूरी कार्य है। ठीक है, सांस लेंगे, भोजन मिलेगा तो भोजन का पाचन होगा, भोजन के पाचन से ऊर्जा मिलेगी। इतना तो हम जानते हैं कि खाना खाएंगे, खाने से हमें एनर्जी मिलती है, तो उस क्रिया को कहा जाएगा पाचन। ठीक है, पाचन के बाद क्या जरूरी है? ऊर्जा का निर्माण, मतलब बॉडी में एनर्जी आती है, किससे आती है? जो आप खाते हैं तो उसको पचाते हैं, पचाने के बाद शरीर में ऊर्जा आती है, तो ऊर्जा का निर्माण हमारा शरीर करता है। ठीक है, इसके बाद बचा हुआ खाद्य पदार्थ जो शरीर में काम का नहीं है, या वो भाग शरीर का जो कि काम का नहीं है, वो कोशिकाएं शरीर की जो काम की नहीं है, उन्हें वेस्ट मटेरियल समझ के बाहर निकाल दिया जाता है। तो अगर कोई वेस्ट पदार्थ है तो उसका उत्सर्जन होना जरूरी है। ठीक है, तो इतना हम कह सकते हैं। चलो, एक काम और जरूरी है, अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाना, धरती पर अपनी प्रजाति को बनाए रखना, बचाए रखना, जीवन की निरंतरता को बचाए रखना। तो उत्सर्जन के बाद में एक कार्य और हो सकता है, वो है जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। तो क्या ये 6 काम एक जीव के लिए जरूरी हैं जीवित रहने के लिए? बिल्कुल जरूरी है, इनके बिना जीवन संभव नहीं है। अच्छा, अगर कोशिका इनको कर सकती है, तो क्या कोशिका का जीवन स्वतंत्र रूप से संभव है? यदि मैं हूं जैसे, या कोई गाय है, वो ये सारे काम अपने आप कर सकती है, उसे भोजन दे दिया जाए, बाकी सब वो खुद कर सकती है। ठीक है, कोई भी जीव, जंगल में रहने वाला, प्रकृति में रहने वाला, पानी में रहने वाला, ये सारी क्रियाएं कर रहा है। परंतु यदि कोशिका भी ये सारे काम कर रही हो, तो क्या उसका स्वतंत्र अस्तित्व संभव है? हाँ, बिल्कुल होगा। तो यदि हम कहें कि कोशिका भी जीव के लिए
जीवन यापन हेतु सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम है। ठीक है, अब आप हमारी बॉडी को ले लीजिए। हमारी बॉडी में क्या है? हमारी बॉडी में दिमाग सोचने का काम कर रहा है, आंखों की कोशिकाएं जो है वो सब मिलकर के एक काम कर रही है, जो कि हमें प्रकाश से दिखना या नहीं दिखना। नाक सांस लेने का कार्य कर रहा है, मुंह बोलने भोजन करने इत्यादि का कार्य कर रहा है, हाथ पैर हमें सपोर्ट दे रहे हैं, हमारा कंकाल तंत्र हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को ढांचे को सपोर्ट दे रहा है। तो इस तरह से देखें तो हर प्रकार के अंग का अपना कार्य विशेष है, लेकिन वो अंग अंततः किससे बना है? तो वो अंग बना है ऊतकों से। ऊतक किससे बने हैं? कोशिकाओं से। और कोशिकाएं ये सारे कार्य कर पाती हैं। कौन कौन से? भोजन, श्वसन, पाचन, ऊर्जा निर्माण, उत्सर्जन, जनन इत्यादि। हर कोशिका जनन करे ये जरूरी नहीं है, जैसे कि तंत्रिका कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, लेकिन ये सारे कार्य तो हर कोशिका करेगी। भोजन, श्वसन, पाचन, ऊर्जा निर्माण, उत्सर्जन, ठीक, ये सारे कार्य करेगी। तो हमारी बॉडी में जो फिल्ट्रेशन, जैसे किडनी की बात करें, वेस्ट मटेरियल फिल्टर होते हैं, कौन करता है? किडनी करता है। किडनी में क्या है? तो किडनी में नेफ्रॉन नाम की कोशिकाएं हैं जो इस कार्य को अंजाम देती हैं। तो अंततः उस अंग में भी उस कोशिका ने कार्य किया। तो अस्तित्व कैसे है उस अंग का? क्योंकि वहां विशेष प्रकार की कोशिकाएं कार्य कर रही। तो हमने देखा कि क्रियात्मक इकाई भी कोशिका ही है। अगर मसल्स की बात करें तो मसल्स की इकाई क्या है? मसल सेल्स हैं। मसल सेल्स में भी क्या है? सेल्स हैं जो काम कर रही हैं। तंत्रिका तंत्र देखें, न्यूरॉन सिस्टम देखें, न्यूरल सिस्टम देखें, तो वहां पर क्या है? तंत्रिका कोशिकाएं हैं। वहां पर भी कार्य कौन कर रहा है? कोशिका। कोई भी कार्य शरीर में कोशिका स्तर पर हो रहा है तो मूल क्रियात्मक इकाई क्या हुई शरीर की? आपका जवाब आएगा कोशिका। संरचनात्मक इकाई, हमने बनाने वाले स्ट्रक्चर को देखा कि शरीर को बनाया किसने? तो कोशिका ने, चाहे हम हो चाहे ये पेड़ हो। कोशिका में कार्य कौन कर रहा है? कोशिका जीव के अंदर कार्य कौन कर रहा है? वो भी कोशिका कर रही है। इसलिए एक बात कही गई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कही गई? कोशिका ही जीवों की मूलभूत संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप सबको ध्यान रखनी चाहिए। ये लाइन वैसे तो याद रहती है, 9th क्लास में ही पढ़ा दी जाती है। कोशिका ही जीवों की मूलभूत संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। इंपॉर्टेंट लाइन थी। उम्मीद है कि कोशिका का कंसेप्ट समझ में आया होगा कि पेड़ पौधे जानवर बैक्टीरिया ये सभी किससे बने हैं? कोशिका से। इसलिए शब्द आया संरचनात्मक। कोशिका सारे कार्य स्वयं कर पाती है जिस कारण उसका स्वतंत्र अस्तित्व संभव है, इसलिए शब्द आया क्रियात्मक। तो हम यहां दोनों बातों को लिख लेते हैं। कोशिका का स्वतंत्र अस्तित्व संभव है। ठीक है, कोशिका स्वतंत्र जीवन यापन करने में सक्षम है।
सक्षम है। ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं कि आपने सुना होगा शायद वायरसेस के बारे में, विषाणु जिन्हें कहा जाता है। विषाणुओं का अपनी कोशिका नहीं होती। विषाणु का अपनी खुद की कोशिका नहीं होती, वो अकोशिकीय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अकोशिकीय। अच्छा, क्यों कहला रहे हैं? क्या वो जीव हैं या निर्जीव हैं? तो बोले कि दोनों के बीच की कड़ी है। ये आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा 9th-10th क्लासेस में कि विषाणु अर्थात वायरसेस जीवित भी हैं और निर्जीव भी हैं। एक समय पे वो जीवित हो सकते हैं तथा दूसरे समय पे निर्जीव हो सकते हैं। कैसे? यदि वायरस को कोई होस्ट मिल जाए तो वो होस्ट के ऊतक में जाकर के अपने जीवन के कार्यों को चला सकता है और वायरस पार्टिकल्स को बना सकता है। तो जब तक होस्ट नहीं तब तक वायरस निर्जीव हैं, अजीवित हैं। लेकिन जब होस्ट मिल जाए तो होस्ट के अंदर वायरस जीवित कहलाएगा। तो कोशिकीय जीवों के अलावा भी कुछ ऐसे हैं जो बायोलॉजिकल तो हैं, जैव अणुओं से निर्मित तो हैं, पर जीवित नहीं है। अच्छा, जैसे अगर आप बात करें, रॉबर्ट हुक साहब नाम के साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने बताया सर्वप्रथम कोशिकाओं के बारे में। फिर एंटन वॉन लियनहॉक के बारे में हमने बात की कि उन्होंने सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया। फिर इसके बाद में एक साइंटिस्ट और आए, उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था? रॉबर्ट ब्राउन। इन जनाब ने लगभग 1831 के आसपास सर्वप्रथम ये बताया कि जीवित कोशिकाओं में एक गहरा भाग होता है जो कि अलग दिखाई देता है, सघन दिखाई देता है, बाकी कोशिका से सघन दिखाई देता है। उस भाग को केंद्र में पाया उन्होंने, कोशिका के केंद्र में पाया उन्होंने, तो उसका नाम उन्होंने दिया केंद्रक। उसका नाम दिया केंद्रक। हालांकि केंद्रक हिंदी भाषा का शब्द है, उन्होंने जो नाम दिया वो था न्यूक्लियस। और चूंकि न्यूक्लियस कोशिका के केंद्र में पाया जाता है तो उसका हिंदी शब्द हो गया केंद्रक। कहां पर स्थित है? केंद्र में, कोशिका के केंद्र में। और ये एक सघन भाग है, सघन भाग। ठीक है। अच्छा, अब रॉबर्ट ब्राउन ने बता दिया केंद्रक के बारे में। तो किसी कोशिका से यदि केंद्रक को बाहर निकाल दिया जाए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कोशिका से केंद्रक को बाहर निकाल दिया जाए तो क्या केंद्रक अपने आप में जीवन संभव है उसका? केंद्रक को अपने कार्य करने के लिए भोजन चाहिए, अपने वेस्ट को निकालने का सिस्टम चाहिए, जो कि उसके पास नहीं है। केंद्रक स्वयं के लिए भोजन उत्पादित तो नहीं कर सकता। तो केंद्रक जो कि कोशिका का एक अंग है, क्या केंद्रक स्वतंत्र जीवन यापन कर सकता है? नहीं। हमने वायरसेस के बारे में बात की, क्या वायरस स्वतंत्र जीवन यापन कर सकता है? नहीं। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं हम कि भाई पावर हाउस ऑफ सेल, वो कोशिका के लिए ऊर्जा घर का काम करता है। ठीक है। तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के बाहर निकाल दिया जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया अपना कार्य कर सकता है? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे भी भोजन की आवश्यकता है, जलाने के लिए भोजन की आवश्यकता है। वो भोजन को ही कंबशन करता है, जलाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिससे कि ऊर्जा उत्पादित होती है। तो कोशिका के अंगों को अगर आप बाहर निकाल दें तो कोशिका के अंगों का जीवन संभव नहीं है। कोशिकांगों का स्वतंत्र जीवन यापन संभव नहीं है। जीवन यापन संभव नहीं है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि कोशिकांगों लिख दिया, एक उदाहरण और लिख सकते हैं विषाणुओं, यानी कि वायरसेस। इनका भी स्वतंत्र जीवन यापन संभव नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि यदि कोई भी चीज कोशिका से कम है तो उसका जीवन यापन स्वतंत्र रूप से संभव नहीं,
वो अकेले खुद के दम पे अपने आप को जीने हेतु उपयोगी जीवन उपयोगी सारे कार्य खुद नहीं कर सकती। तो क्या ये स्टेटमेंट कहा जाए कि कोशिका से कम किसी भी चीज का स्वतंत्र अस्तित्व यापन संभव नहीं है? बिल्कुल कहा जा सकता है। कोशिका से छोटी किसी भी इकाई किसी भी वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व यापन संभव नहीं है। अस्तित्व यापन संभव नहीं है। इसलिए इस बात से निष्कर्ष निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है? कोशिका से जब छोटी कोई भी चीज का जीवन यापन संभव नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि कोशिका ही जीवन की सबसे छोटी इकाई है। अच्छा, अब याद कीजिए थोड़ी देर पहले हमने बात कही थी कि कोशिका जीवों की सबसे छोटी इकाई है। यहां पर एंटोन वॉन लीवेनहॉक की बात की, पेड़ों से निर्मित है, ठीक है। कोशिकाएं जीवों की इकाई, और अब हम क्या कह रहे हैं? कोशिकाएं जीवन की इकाई, जीवन की सबसे छोटी इकाई। आज की केवल 3 बातें पढ़ी हमने। पहली बात हमने क्या पढ़ी? कोशिका ही जीवों की मूलभूत संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। कोशिका का स्वतंत्र अस्तित्व यापन संभव है, जीवन यापन संभव है, और कोशिका से छोटी किसी भी वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व यापन संभव नहीं है। इसलिए कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। अब ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया था, यही क्वेश्चन असर्शन रीजन के फॉर्मेट में, कथन कारण के रूप में। आइए देखें एनसीईआरटी क्या कहती है। हाँ, अब यहाँ पे मैं ये बात बताना चाहूंगा कि हम लोगों की जो स्ट्रेटेजी रहेगी टीचिंग की, उसमें मैं एनसीईआरटी का कुछ पोर्शन पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर एनसीईआरटी को पढ़ करके आपको क्लियर करेगी जाएगी, ठीक है। आप अपने चारों तरफ जब देखते हैं तो जीव तथा निर्जीव दोनों को पाते हैं। आप अवश्य आश्चर्य करते होंगे, पूछते होंगे कि ऐसा क्यों है, जिस कारण जीव जीव कहलाते हैं और निर्जीव जीव नहीं हो सकते। इस जिज्ञासा का उत्तर तो केवल यही हो सकता है कि जीवन की आधारभूत इकाई जीव कोशिका की यानी कि लिविंग सेल की उपस्थिति है। यदि लिविंग सेल है तो उसे जीवित कहा जाएगा, जीव को जीवित कहा जाएगा। यदि लिविंग सेल नहीं है तो उसे जीवित नहीं कह के निर्जीव कहा जाएगा। सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं, मतलब जितने भी जीव हैं वो किससे बने हैं? कोशिकाओं से बने हैं। इनमें से कुछ जीव एक कोशिका से बने हैं, एक कोशिकीय जीव, जबकि दूसरे हमारे जैसे अनेक कोशिकाओं से बने हैं, इसलिए वो बहुकोशिकीय, ठीक है। इसके बाद क्या कहा जा रहा है? कोशिका क्या है? कोशिकीय जीवधारी मतलब जो भी जीवधारी कोशिकीय हैं, कोशिकाओं से बने हैं, उनका स्वतंत्र अस्तित्व यापन संभव है तथा जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम है, चाहे वो एक कोशिकीय हो चाहे वो बहुकोशिकीय हो। यदि कोशिका है तो स्वतंत्र अस्तित्व यापन संभव है, जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम है। अब कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता। इस कारण कोशिका ही जीव के लिए मूलभूत, इसको काट देंगे, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। उम्मीद है यहां तक सबको समझ में आया होगा।
एंटोन वॉन लीवेनहॉक का नाम दिया है एनसीईआरटी में। पहली बार कोशिका, तो आप यहाँ चाहें तो एक शब्द इंसर्ट कर दीजिए, जीवित कोशिका को देखा और इसका वर्णन किया। रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में केंद्रक की खोज की। अब हम अगले लेक्चर में कोशिका सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के पहले हुई थी इसकी खोज। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप किस तरह से जीव विज्ञान के अध्ययन में मदद किए, ये हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है आप लोगों को ये चीजें जानकारी पसंद आएगी। थैंक यू।